तो कल आनत तल वाला बता दिए थे ना। तो जैसे हम बताए थे कि जो म्यूयस होता है, म्यूयस क्या होता है, सीमांत घर्षण गुणांक, और म्यू के क्या होता है, गतिक घर्षण गुणांक। तो ये हम प्रूव कर दिए थे कि जो सीमांत घर्षण गुणांक है वो क्या होता है, यानी सीमांत घर्षण गुणांक अधिक होता है किससे, गतिक घर्षण से। समझ में आ रही बात ना। तो जब हम यहाँ पे आपका जो आनत तल वाला बताए थे, तो यहाँ पे एक गुटका रखा हुआ था ना, और यहाँ पे हम कल क्या मिस्टेक किए थे, देखो ये जो है W बराबर mg होगा यहाँ पे, और हम बल जो है इसको ऊपर ना खींच करके हम किधर खींच रहे हैं, इसकी तरफ, नीचे की तरफ खींच गए, यानी बल इधर लगा रहे हैं। ठीक, अब बल इधर लगाएंगे तो आपका यहाँ पे Fs ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, Fs ऊपर की तरफ, और इसके तल के परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे R होगा। और ये अगर थीटा है तो यहाँ पे अगर इसके लंबवत इसके सीधा खींचेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये आपका क्या होगा, mg cos थीटा होगा, ये mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ये mg sin थीटा। और mg sin थीटा किसके विपरीत है, Fs के विपरीत है। तो यही वाला थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इसको सुधार लेना आप लोग। ठीक है, ये वाला चित्र जो है यहाँ F आप नीचे की तरफ लगा दोगे और Fs किधर लगा दोगे, ऊपर की तरफ लगा दोगे। और इसके बाद अब एक नोट लिखना है। जैसे देखो, अगर मान लो ये जो भी है अपना गुटका है, ये आनत तल पर रखा हुआ है। अब जब तक ये नहीं चला है, यानी चलने वाला है, तब तक इस पर कौन सा घर्षण लग रहा है, सीमांत घर्षण लग रहा है। और जब ये चल दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गतिक घर्षण लगेगा। और यहाँ पे हम क्या बताए थे कि जो म्यूयस होता है, म्यूयस जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। समझ में आ रही बात ना। तो अगर म्यूयस tan थीटा के बराबर है, तो जब अगर हम गति अवस्था में आ जाएगा तो म्यूयस थोड़ा सा कम हो जाएगा, म्यू के हो जाएगा तब वो, ठीक ना, यानी जो घर्षण गुणांक है वो म्यू के हो जाएगा। और म्यू के का मान म्यूयस से कुछ क्या होता है, कम होता है ना। तो क्या थीटा जो यहाँ पे जो थीटा था, यानी चलने वाला था उस समय जो थीटा था, तो जब चल दिया उससे थीटा कुछ कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्योंकि दोनों देखो यहाँ पे क्या बताए हम, जो म्यूयस है, म्यूयस इक्वल टू क्या आया है, tan थीटा आया है। तो अगर ये थोड़ा सा कम हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, ये म्यू के बन जा रहा है। तो अगर ये कम हो रहा है तो tan थीटा भी कम होगा, यानी थीटा भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर कोई कण चलने वाला है, जैसे चलने वाला है, तब उसके लिए आपका थीटा कुछ एंगल होगा, और जब चल दिया तब आप थोड़ा सा एंगल को और कम भी कर दोगे, तब भी वो कण नीचे आएगा। समझ में आ रही बात ना। क्यों आएगा, क्योंकि म्यू के का मान म्यूयस से क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गई बात ना। तो इसी को लिख लो आप लोग। गुटका एक बार फिसलना प्रारंभ कर दे, गुटका एक बार फिसलना प्रारंभ कर दे तो थीटा से कुछ कम झुकाव कोण पर ही गुटका गतिशील अवस्था में बना रहेगा, गतिशील अवस्था में बना रहेगा। हो गया, ये बात समझ में आ गई ना, कि अगर थीटा थोड़ा कम भी कर दें तब भी वो फिसल करके नीचे आ जाएगा। आप लोग ऐसा महसूस किए हो ना, जैसे मान लो ये ऐसा है, अगर ये बहुत नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कोई रखी हुई वस्तु अपने आप नहीं आएगी, लेकिन जैसे अगर ऊपर कर दिया तो ये ऑटोमेटिक आ जाती है ना। तो वही है यहाँ पे, जब तक सीमांत घर्षण है तब तक तो रोके रखेगा, और जैसे गति अवस्था में आया तो सीमा आपका घर्षण कम हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा नीचे भी कर देंगे, एंगल कम भी कर देंगे, तब भी ये गुटका जो है फिसल करके नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई बात ना। अब यहाँ पे आपकी हेडिंग रहेगी, रोलर को खींचने तथा धकेलने की क्रिया। रोलर को
अब वो वाला रोलर नहीं, जो रोलर वो भी है। यहाँ पे हम एक जो है चक्के की बात करेंगे, पहिए की बात करेंगे, ठीक है, उसको हम रोलर मान लेंगे। जैसे यहाँ पे ये अर्थ है अपनी, और अर्थ पे कोई रोलर रखा हो। रोलर का मतलब क्या होता है, जो गोलाकार आकार में हो, चक्का समझ लो, उसको हम रोलर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो धंस गया ना, जमीन में धंस गया। अब ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये केंद्र है, यहाँ से इसका नीचे बाहर क्या होगा, W बराबर mg होगा, और ऊपर की तरफ दो लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। ये है आपका थीटा। ये ऐसे आप खींच रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से खींच रहे हो या धकेल रहे हो, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा। और यहाँ पे आपका बल लग रहा है, ये बल, या पहले कंडीशन में हम खींच रहे हैं, ठीक ना, पहले कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं। तो ये इसका परिच्छेद क्षेत्रफल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा ये, और इसकी प्रतिक्रिया को हम मान रहे हैं R1। यहाँ पे क्या मान रहे हैं, R1 मान लिए, और W बराबर mg हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे वही काम करना है कि ये जो है हाँ, इधर एक इसी के समांतर हम एक और घटक खींच दे रहे हैं, तो ये बल का वियोजन हो जाएगा F का। लंबवत में परपेंडिकुलर में एक R1 है, और एक जो दूसरा एक बल हो जाएगा। हम बल F का क्या कर दिए, वियोजन कर दिए, ठीक है। अब वियोजन कर दिए हैं तो ये थीटा से सटी हुई हो जाए, तो ये वाला R1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, F cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ऊपर की तरफ खींच रहे हैं ना, तो इसके पास प्रतिक्रिया बल पहले से है, R1 पहले से है, और जब खींचेंगे तो इसका कुछ भाग इसके पास इसके दिशा में सपोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, सपोर्ट में जाएगा ना। अगर हम धकेलते हैं इसको, यानी धक्का देते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया और कम होती, लेकिन अगर हम खींच रहे हैं तो इसके कुछ भाग जो है इसका R1 को कुछ इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रही बात ना, R1 में कुछ जुड़ जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक जो है ये कौन सा घटक हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, ये F cos थीटा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, F sin थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। अब ये इसको चित्र को बनाओ आप लोग। यहाँ पे आप लोग लिख लेना पहले ना, क्या कंडीशन लिख लोगे कि हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो खींचने की क्रिया लिख लेना आप लोग, ठीक है। बन गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पहले R1 था, ठीक है ना, जब यहाँ पे ये रोलर रखा हुआ था तब इसके पास प्रतिक्रिया क्या थी, R1 थी, और जब इसको खींचने लगे तो इसके प्रतिक्रिया के सीध में एक और घटक कार्य करने लगा, जिसको हम क्या कहे हैं, F cos थीटा कहे हैं। तो ये दोनों मिल जाएंगे ना, और मिल करके किसको संतुलित कर रहे हैं,
W बराबर mg को संतुलित कर रहे हैं ना, यानी कि ये दोनों बराबर है ना, यानी ये इसके बराबर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो R1 है, R1 के साथ क्या मिला हुआ है, f cos थीटा मिला हुआ है, और एक किसके बराबर है, mg के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो हम R1 बराबर अगर निकालना चाहें तो R1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg माइनस f cos थीटा हो जाएगा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद अब हाँ, जो R1 होता है, अब देखो म्यू बराबर क्या होता है, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, ये होता है ना। एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें एफ एस इज इक्वल टू, एफ एस क्या होगा, इसके सरफेस पे भी लगने वाला घर्षण बल है। एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, और आर यहाँ पे क्या है, R1 है ना, आर क्या है, R1 है। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम, R1 लिख दें। अब देखो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस बराबर हो जाएगा म्यू एस, और यहाँ पे R1 का मान रख दो mg माइनस एफ, अभी इसको समीकरण नंबर 1 मत रखो, एफ कॉस थीटा, और बस ना, और अभी यहाँ पे इसको रख लो और इसको समीकरण नंबर 1 रख लो। अभी यहाँ पे कंपेयर होगा एक, और इसको लिखो आप समीकरण नंबर 1 को पूरा तक लिख डालो। हो गया, चलो अब हम कर रहे हैं धकेलने की क्रिया। अभी बहुत बढ़िया निष्कर्ष आएगा यहाँ पे, देखना ये क्या है आपकी बात, और यहाँ पे आप जो है अब जब धकेल रहे हो तो ये दिशा अंदर की तरफ जाएगी ना, और अगर अंदर की तरफ जा रही है तो ये R1 को और कम करेगा ना, R1 को कम करेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे अभी तीर नीचे की तरफ हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम इसको नीचे कर दें, तो हम तो यहाँ कर दें, लेकिन आप लोग नया चित्र बनाओगे, समझ में आई बात ना। यहाँ पे हेडिंग लिखोगे धकेलने की क्रिया, और ये चित्र फिर से बनाओ यहाँ पे। हमारा तो फायदा हो गया एक बार में। और अब प्रतिक्रिया हम यहाँ R1 ना मानेंगे, हम क्या मानेंगे, R2 मान लेंगे। हो गया। अब देखो, अब ये दोनों विपरीत दिशा में, अब बताओ ये अभी भी क्या होगा, एफ साइन थीटा, एफ कास थीटा ही होगा ना, ये एफ कास थीटा हो जाएगा, लेकिन दिशा इसकी विपरीत है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, R2 माइनस एफ कास थीटा, और किसको बैलेंस कर रहा है, W बराबर mg को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस एफ कास थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा ना, W बराबर mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब R2 बराबर निकालो, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg प्लस एफ कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे वही फार्मूला, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, और यहाँ पे आर क्या है, R2 है। तो यहाँ पे एफ एस इक्वल टू लिख दोगे म्यू एस इंटू R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस, और R2 की जगह पे क्या रखोगे आप, हाँ mg प्लस एफ कास थीटा म्यू एस, और यहाँ पे लिख दोगे mg प्लस एफ कास थीटा, ठीक। अब इसको लिखो, अब देखो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, बहुत बढ़िया निष्कर्ष निकलेगा। अभी देखना, आप लोग डेली लाइफ में उसको यूज करते हो, इसीलिए ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। और इसको एफ एस ना मानो, इसको मान लो एफ एस डैश मान लो, क्योंकि ये दूसरा घर्षण बल है, ठीक। जैसे सबको अलग मान ले, इसको भी अलग मान लो।
हो गया? तो चलो इसको समीकरण नंबर 2 दे दिए। पहला वाला समीकरण बोलो। पहला खींचने पर है ना, एफ एस बराबर एम जी और धकेलने पे एफ एस डैश इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पे जो एफ एस है, एफ एस में देखो वही सब कुछ है ना, बस प्लस माइनस का अंतर है ना। अब देखो कौन सी क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, घट रहा है यहाँ पे घट रहा है ना, तो ये क्वांटिटी कम होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पे ऐड हो रहा है एफ कास थीटा, यहाँ पे कम हो रहा है, और यानी कि जो भी है उससे कम हो जाएगा। और यहाँ पे एफ कास थीटा और बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना। अब देखो जब आप किसी चीज़ को खींचते हो, ये किस समय है, खींचते समय है। खींचते समय आपका क्या हो रहा है, एफ एस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। खींचने के लिए एफ एस क्या है, कम है ना, और धकेलने के लिए एफ एस क्या है, ज़्यादा है। तो आप अगर किसी वस्तु को, किसी रोलर को आप खींचते हो तब आपको कम घर्षण बल का सामना करना पड़ेगा, और जब आप उसको धकेल रहे हो तो उसके अधिक घर्षण बल का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना, यही निष्कर्ष था। समझ में आई बात। तो अगर आप खींच रहे हो तब आपका एफ एस क्या है, म्यू एस, हाँ कम है, और कितना है, म्यू एस इंटू एम जी माइनस एफ कास थीटा, जो कि कम है एफ एस डैश से। समझ में आई बात ना। तो अगर किसी गाड़ी को मान लो स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई भी सामान, अगर रोलर है, जो रोलर को अगर आपको खींचना है और धकेलना है तो आपको कम घर्षण कब लगेगा, आप खींचने पर कम घर्षण अनुभव करोगे और धकेलने पर ज़्यादा अनुभव करोगे। तो कौन आपको अच्छा होगा, खींचना ज़्यादा अच्छा होगा ना, यानी कम घर्षण बल का सामना करना पड़ेगा हमें, किसमें, खींचने में, और धकेलने में ज़्यादा। समझ में आई बात ना। ऐसे कोई खड़ा है तो उसको धकेलोगे तो ज़्यादा, उसका कलर पकड़ के खींच लोगे तो कम। चलो लिख डालो, ये तो लिख ही चुके हो ना, अब कंपेयर लिखना है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा हुआ, धकेलने वाला ज़्यादा हुआ ना। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, एफ एस डैश इज ग्रेटर देन एफ एस। लिखना, अतः रोलर को खींचना आसान है तथा धकेलना कठिन। ठीक, लिख लिए। ये सब आप लोग डेली लाइफ में यूज करोगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 2-4 लोग बैठे हैं और मान लो जो नहीं जान रहे इसको, वहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओगे तो कहोगे देखो ये समझदार लड़का है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालना, घर्षण को कम करने की विधियां। घर्षण को कम करने की विधियां। घर्षण कम करने की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, पैदल चलते हैं तब। अगर बहुत घर्षण कम कर दिए तो क्या हो जाएगा, मुंह फूट जाएगा ना। जैसे मान लो अगर एकदम फर्श है, ऐसे एकदम प्लेन फर्श है, और कोई रिश्तेदार आपका आने वाला है और स्वागत के लिए पूरा तेल गिरा दिए वहाँ पे। ठीक है, अब उसका इतना बढ़िया से स्वागत हो जाएगा कि फिर वो दोबारा आपके घर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि घर्षण क्या हो जा रहा है,
कम हो जा रहा है। समझ में आई बात ना। और हमें कहीं कहीं घर्षण की ज़रूरत होती है, अधिक ज़रूरत होती है, और कहीं कहीं पर कम होती है। समझ में आई बात ना। तो जैसे हमें चलने के लिए घर्षण रहना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात ना। अभी जैसे जो सड़क बनती है, तो सड़क देखो गिट्टी उभरी रहती है, ऐसे निकली रहती है ना गिट्टी। ऐसा क्यों बनाया जाता है? ताकि उसमें घर्षण बना रहे, खुरदुरा रहे, वो खुरदरी सता रहे। खुरदरी सता रहेगी तो उसके ऊपर घर्षण अधिक रहेगा, तो गाड़ी फिसल कर गिरेगी नहीं। आप कहीं एकदम प्लेन रोड तो नहीं देखे हो ना, एकदम से जो है प्लास्टर कर दिया गया हो, ऐसा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंगे। समझ में आई बात ना। और एक ये भी है, आप लोग ध्यान दिए होगे, जो रोड होता है जहाँ मुड़ने वाला होता है, जैसे जैसे मान लो यहाँ से मुड़ना है, तो जो अंदर की तरफ होता है वो दबा होता है, और इधर वाला उभरा होता है। तो आगे आपको पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। बहुत नहीं, ये घर्षण नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपका दूसरा एक बल कार्य करता है। हाँ, तेल गिराने पर क्या हो जाएगा, आपका घर्षण कम हो जाएगा। समझ में आई बात ना। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तो हमें घर्षण चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन हमें जहाँ पे मूवेबल पार्ट होते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, जो मशीनरी पार्ट होते हैं, वहाँ पे हमें घर्षण कम से कम रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मान लो कि ये पंखा है अपना, पंखा में क्या लगा है, सॉफ्ट लगा हुआ है। अब साफ्ट से पंखा चल रहा है, तो साफ्ट और जो मतलब एक फिक्स पार्ट है इसमें, और एक घूमने वाला पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, यानी चल रहा है ये, और दो सतहें मिल रही हैं आपस में। और अगर ये दोनों सतहें आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पे घर्षण होगा। तो यहाँ पे हमें घर्षण ज़्यादा चाहिए क्या? अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो चलेगा नहीं सही से, और अपना पंखा जो है गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर के जल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसलिए उसको समय समय पर जो है उसको मेंटेनेंस कराया जाता है। तो हमारा सबसे पहला, अगर हमें कम करना है तो हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जैसे ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, दोनों सतहों के बीच के घर्षण को क्या कर दें, कम कर दें। जैसे अपना तेल हो गया, ग्रीस हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये अपने घर्षण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो जहाँ पे मूवेबल पार्ट होते हैं, जहाँ मशीनरी पार्ट जो होते हैं, वहाँ पर हमें कम घर्षण की रिक्वायरमेंट होती है। और घर्षण को कम करने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग उपयुक्त तरीके से हम क्या करते हैं, अपना इक्विपमेंट यूज करते हैं। समझ में आई बात ना। अलग अलग लुब्रिकेंट यूज करते हैं। अब जैसे मान लो बियरिंग का यूज करते हैं। बियरिंग देखे हो ना, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसमें भी बियरिंग लगी होती है। एक बुश होता है, एक बियरिंग होती है। तो बुश में क्या होता है, उसमें गोल गोल जो है वो बॉल लगे होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और उसमें जो है वही बॉल घूमता है, और इससे जो है घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। अब उस बॉल के बीच में यदि घर्षण बढ़ रहा है तो हम क्या कर देते हैं, उसमें लुब्रिकेंट यानी ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल डाल देते हैं। इससे क्या हो जाता है, अपना उसका घर्षण कम हो जाता है। समझ में आई बात ना। तो मशीनरी पार्ट जितने होते हैं वहाँ पे हमें लुब्रिकेंट लगा करके हम क्या कर देते हैं, उसका घर्षण कम कर देते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो लिखना, घर्षण को कम करने की विधियाँ, हो गई रीडिंग। तो लिखना, अधिक घर्षण सदैव हानिकारक होता है। अधिक घर्षण सदैव हानिकारक होता है। इसको कम करने की कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं। इसको कम करने की कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं। तो अनुनाद उत्पन्न हो रहा है, रेजोनेंस। इसे ऐसे नहीं, आप लोग नहीं, एक होता ना ऐसे मार दो टन करता रहता ना। और तो देखो, एक तरीका हमारा पालिश करके, जैसे अभी ये खुरदुरा लग रहा है ना, अपना लोहा जो है, आप अगर इसको पालिश कर दो तो आपका ये प्लेन सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका पालिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घर्षण कम हो जाएगा। अब ये मान लो प्लाई बोर्ड है, अब इस पर हम क्या कर दें, पेंट कर दें, ठीक है ना। ये अभी तो खुरदुरा लग रहा है, लेकिन पेंट कर देंगे तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा, घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात ना। तो लिखना, पहला नंबर डालना पालिश करके। दूसरा नंबर लिख देना स्नेहक का उपयोग करके। स्नेहक वही होता है लुब्रिकेंट को स्नेहक कहते हैं, ठीक। स्नेहक का प्रयोग करके।
बॉल बियरिंग का उपयोग करके, बॉल बियरिंग का उपयोग करके। ठीक, तो इन सब का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। समझ में आई बात ना। तो जहाँ पे मूवेबल पार्ट होते हैं, दो पार्ट घूमने वाला होता है, वहाँ पे हमें घर्षण कम करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जो है उसमें क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ग्रीस या ऑयल, इन सब का यूज कर सकते हैं। आप स्नेहक में ब्रैकेट में लिख लेना, ग्रीस तेल लिख लो, नहीं तो स्नेहक समझ ही नहीं पाओगे बाद में स्नेहक क्या होता है। ठीक। और ये बॉल बियरिंग का उपयोग करके, बॉल बियरिंग ऐसा कुछ होता है, देखे तो होगे आप लोग, देखे हो ना, इसमें बियरिंग लगी रहती है, ऐसे वो बॉल लगी रहती है, इसलिए इसको बॉल बियरिंग कहते हैं। एक बुश वाली आती है तो उसमें बियरिंग नहीं लगी रहती है, उसमें ऐसे स्पर्श हुआ रहता है, लेकिन एक दूसरे से बहुत कम दूरी से सेपरेट रहता है, और ये भी मूवेबल होते हैं, और इसमें बियरिंग मतलब बॉल नहीं लगी रहती है। ठीक है, तो बियरिंग कई प्रकार की होती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आगे पढ़ाया जाएगा, तो इसमें हम कुछ सवाल कराते हैं तब तक। एक सवाल लिखो, खुरदुरे पृष्ठ पर रखे, खुरदुरे पृष्ठ पर रखे 40 किलोग्राम के गुटके को ठीक चलाने के लिए 190 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ती है। 190 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर घर्षण गुणांक, दूसरा नंबर घर्षण कोण। पहला नंबर घर्षण गुणांक और उसका घर्षण कोण। तो क्या क्या दिया आप देखो, यम दिया है ना, उसका द्रव्यमान दिया है ना, कितना दिया है, 40 किलोग्राम, और बल कितना है, एफ जो है हम जो खींच रहे हैं वो 190 न्यूटन। और ये क्या कर रहा है, बल के लिए क्या कर रहा है कि ये अधिकतम बल है। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे, उसको धकेलने के लिए आवश्यक बल है, यानी कि ये क्या है आपका, एफ एस है, एफ एस होगा कि एफ के होगा, घर्षण गुणांक तो पूछ रहा है। ये आपका जो ये 190 न्यूटन है, ये हम चलने के लिए क्या चाहिए, पहले एफ एस चाहिए कि पहले एफ के चाहिए, पहले एफ एस तो चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए एक बार ना, तो ये आपका एफ एस है, क्या है ये, एफ एस है ये। ठीक, और क्या दिया है, बस। और आपका जी का मान कितना होता है, 10 मान लो यहाँ पे आसानी के लिए। अब इसके बाद अब यहाँ पे आप फार्मूला जानते हो, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू, एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू आर होता है। और आर क्या होता है, बराबर और विपरीत किसके, एम जी के होता है ना, यहाँ पे हम एम जी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एस हमें दिया, एफ एस पहले रख दे रहे हैं, पहले म्यू एस हमें चाहिए ना, तो पहले म्यू एस को निकाल लेना है। देखो अगर इसको इधर रख दे तो म्यू एस इंटू आर इक्वल टू क्या रख सकते हैं, एफ एस, दोनों को रिवर्स कर दिए। अब म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, देखो एफ एस बाई आर हो गया। तो एफ एस क्या है, देखो एफ एस 190 दिया है हमें, 190, और आर बराबर क्या होगा, एम जी, और यम का मान कितना है, 40 है, और जी का मान कितना मान रहे हैं हम, 10 लिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये 0 0 से कट जाएगा, और अब देखो इसका 4 से डिवीजन करो, 4 4 3 12 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, और 17 18 19, 3 बचा 30, 4 सते 28, और 2 4 पच्चे 20। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दशमलव कहाँ पे लगेगा,
आगे लग जाएगा। ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना आसान भी हम नहीं बताएंगे, अब इतना आप लोग को समझना पड़ेगा। 0.475, ठीक है। तो ये क्या आ गया, म्यूएस आ गया। तो म्यूएस बराबर आ गया 0.475। और क्या पूछा है, घर्षण कोण पूछा है। तो आप जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा एस बराबर म्यूएस होता है। और म्यूएस का मान कितना है, 0.475 आया है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 0.475 हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 0.47। समझ में आया कि नहीं आया, ये थीटा एस, ठीक है। ये आप इसको मत लगाओ, ब्रैकेट मत लगाओ, कोई नहीं, इधर लिख दें। तो आपका थीटा एस बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0.475। 2 आंसर आ गए आपके।